अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर तोगाई अपने सिपाहियों को सज़ा दे रहा था। जब वह अपनी तलवार तोगाई के आगे करता है और उससे कहता है, सिपाही बेकसूर हैं, यारगोजो को सारी खबरें मैंने पहुंचाई थी। इस किस्त के आगाज़ में निकोला एनागोल किले के कमरे में नीचे टेक लगाकर बैठा था। इसी दौरान हेलन निकोला के लिए खाना लाती है। हेलन खाने को एक तरफ रख देती है और नीचे निकोला के पास आकर बैठ जाती है। हेलन निकोला को दिलासा देते हुए कहती है, निकोला आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। निकोला शिकस्त खोरदा अंदाज में कहता है, मैं उन्हें एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहता था। उमर और उस्मान को एक दूसरे का दुश्मन होना चाहिए था और तोगाई को एक खून के प्यासे गीदड़ की तरह उस्मान पर अपने दांत गाड़ने चाहिए थे। लेकिन अब उन्होंने अपने मनहूस कबीलों को मुत्तहिद कर लिया है और अब वो हम पर हमला करेंगे। हेलन कहती है, उमर साहिब को भूल जाएं, अब हम उसे मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। निकोला कहता है, तोगाई को अपनी गंदगी को साफ़ करके अपनी मुर्दा नींद से जागना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हेलन पूछती है, ये सब कैसे होगा? निकोला कहता है, वो मेरे पास खुद आएगा, वो अपनी खूनी नफरत उगलने के लिए आखिरकार मेरे पास आएगा। दूसरी तरफ जंव तोगाई के सामने बैठा था। तोगाई कहता है, मैंने कहा था मैं उस गद्दार की खोपड़ी से तलवार की म्यान बनाऊंगा, अब मैं तुम्हारी जिंदा खोपड़ी से खाल उतारूंगा। ये कहकर तोगाई अपनी तलवार से जंवा की टोपी उतार देता है। तोगाई तलवार से जंवा के बाल काटते हुए कहता है, तुम इसके हकदार हो, तुमने मुझसे गद्दारी क्यों की? जंवा कहता है, तुम्हारे साथ वफादारी की वजह से मेरी ज़िंदगी तुम्हारी इताअत में गुजर गई। तोगाई तलवार को ज़मीन में गाड़ते हुए कहता है, और आखिरकार तुमने मुझसे गद्दारी कर डाली। जंवा कहता है, मुझे डर था कि तुम घियातू और चंगेज़ खान के कवानीन से नाराफ़ न करो, और ऐसा करके मैंने अपनी वफादारी का सबूत दिया है। अब तुम मुझे मार डालो तोगाई। तोगाई गुस्से से कहता है, तोगाई अब मंगोलों के लिए मार गया है, महल से मज़ीद कोई अहकामात नहीं आएंगे, ना सोने के लिए और ना ही महसूलात के लिए, अब सिर्फ तोगाई की काली कसम होगी। जंवा कहता है, यारगोजो के ख़िलाफ़ बगावत के हाथों के ख़िलाफ़ बगावत तस्वर की जाएगी, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही तोगाई? ये सुनकर तोगाई जंवा को पकड़कर ऊपर खड़ा करता है और उसे कई ज़ोरदार मुक्के मारता है। इसके बाद जंवा नीचे गिर जाता है तो तोगाई जंवा की अपनी टांगों से खुलकर पिटाई करता है। तोगाई जंवा को सर से पकड़ लेता है और खंजर जंवा की गर्दन पर रखते हुए कहता है, चंगेज़ खान के कवानीन को नाफिज करना तोगाई का काम है, सोने से ख़रीदे जाने वाले की कोई कीमत नहीं। जंवा कहता है, मुझे माफ़ कर दो तोगाई। तोगाई कहता है, या तुम चंगेज़ खान की कवानीन के लिए तोगाई के साथ होगे या फिर तुम महल के चूहों का साथ दोगे। जंवा कांपते हुए कहता है, मैं अपने मरने तक चंगेज़ खान के कवानीन और उनके रखवाले तोगाई के ताबे हूँ, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था तोगाई। दूसरी तरफ उस्मान सफ़ेद दाढ़ी वालों की तंजीम के रहनुमा के पास बैठे थे। तंजीम का रहनुमा कहता है, आपने कहा कि जंग चालों का खेल है, आप बिल्कुल ऐसे पेश आए जैसे आप मंगोलों के ताबे हैं। आप दुश्मन को तकसीम करने में कामयाब हो गए उस्मान साहिब, और आपने उनकी फ़ौज को भी मुंतशिर कर दिया। अब आप दोनों फरीकों को इन सरजमीनों में अपने पैरों तले कुचलने को तैयार हो जाएं। मंगोलों ने कीर शहर में तुर्कों का निज़ाम तबाह कर दिया है, हम तस्बीह के दानों की तरह बिखर गए हैं, फतूहात की जमात को फरामोश कर दिया गया है, कारामांद की नज़रें कोनियों पर हैं, जर्मियान की नज़रें अंगोरों पर हैं और हमीदी जर्मियान को फ़तह करना चाहता है, जबकि ये सारी तुर्कों की ज़मीनें हैं। तंजीम के रहनुमा कहते हैं, आप काफिरों की सरहद पर हैं उस्मान साहिब, आपकी सरजमीन पर कोई तुर्क कबीला आपको छू नहीं सकता। उस्मान रहनुमा को बताते हुए कहते हैं, कोनिया में सुल्तान ने बताया था कि कारेमान कोनिया को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा हम बज़ंतीनियों से 3 महाजों पर लड़ते हैं, चाहे मैं अकेला भी रह जाऊं तब भी मैं अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह के मकसद के लिए लड़ूंगा। तंजीम के रहनुमा उस्मान से कहते हैं, कोनिया में जो हुआ हमें उस बारे में भी मालूम है, सुल्तान मसूद की रियासत जिस डगर पर है वो उसको देख रहे हैं, सल्जूक सल्तनत अब सिर्फ एक साया है। उस्मान कहते हैं, सुल्तान हर चीज़ से वाकिफ़ हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस हकीकत के गवाह बने। तंजीम के रहनुमा कहते हैं, ये साया तमाम तुर्क कबाइल पर फैल रहा है, आपके लिए उनकी हिमायत तमाम तुर्क कबाइल पर हुक्मरानी करने के लिए ज़रूरी है। उस्मान रहनुमा को बताते हुए कहते हैं, कज़ैल बे के बेटे उमर साहिब और हमारे माबैन कशमकश को ख़त्म करने के लिए मलहुन खातून और मैंने शादी करने का फ़ैसला किया है, मैं आपको भी इस बारे में आगाह करना चाहता था। रहनुमा कहते हैं, हम इससे आगाह हैं उस्मान साहिब। इसके बाद तंजीम का एक सिपाही वहाँ आता है और रहनुमा को एक खंजर पेश करता है। तंजीम के रहनुमा खंजर को उठाकर कहते हैं, उस्मान साहिब, तुर्कों के लिए ये एक अनमोल इत्तेहाद है और हम आपको ये अनमोल खंजर शादी के तोहफे के तौर पर दे रहे हैं। उस्मान खंजर को पकड़ते हैं तो तंजीम के रहनुमा कहते हैं, ये अजनीक के फ़ाते कोत अलमिश के बेटे सुलेमान शाह का विरसा है। उस्मान खंजर का बोसा लेते हैं और कहते हैं, मेरे रब ने काफिर बज़ंतीनियों और डाकुओं से इज़नीक वापस लेने का हक मुझे और मेरी नस्ल को अता किया, और ये खंजर गवाह है कि मीरास अपने असल मालिक के पास पहुंच गई। उस्मान कहते हैं, मैं हमेशा इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा और इंशाअल्लाह इज़नीक एक बार फिर फतह होगा। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर तोगाई अपने सिपाहियों से खिताब कर रहा था।
तोगाई जोश में आकर कहता है, चंगेज़ खान के लिए मेरे बाबा नौयान का अधूरा इंतकाम लेने के लिए मैं रूहों के साथ अपनी काली कसम के रास्ते पर मार जाऊंगा, इसकी बजाय कि मैं यारगोजो जैसे बुज़दिलों के साए तले जिंदा रहूं। तोगाई कहता है, अगर कोई इस मुकद्दस रास्ते पर चलने से डरता है तो उसे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरा बुज़दिलों से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर तोगाई के तमाम सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर चंद एक सिपाही उठकर बाहर आ जाते हैं। तोगाई कहता है, रूहों का कहर तुम्हारा हो, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर कुछ मंगोल सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। तोगाई जामवा से कहता है, जिन बुज़दिलों ने चंगेज़ खान के कवानीन को तोड़ा उन्हें अच्छी तरह से अलविदा कहो। जामवा तोगाई के पास आकर कहता है, हमारी तादाद कम हो रही है, तुम उन्हें कायल कर सकते हो। तोगाई गुस्से से कहता है, ये मेरे लिए मर गए हैं, फिक्र ना करो, हमारे पास बहुत जल्द नए नौकर होंगे और चंगेज़ खान के कवानीन के लिए मेरा नया नौकर निकोला होगा। जामवा पूछता है, क्या निकोला को पता नहीं चलेगा कि हमने यारगोजो के खिलाफ बगावत कर दी है, और अगर उसे ये बात पता चल गई तो वह हमारा साथ नहीं देगा। तोगाई कहता है, निकोला को इस बारे में पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ उस्मान अपने साथियों के साथ सरदारी खेमे में बैठे थे। उस्मान गुंदूज से कहते हैं, भाईजान, शादी की तकरीब पर कबीले की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। निकोला हमला करने का मौका ढूंढ रहा है, और जहाँ तक तोगाई की बात है, बामसी साहब कहते हैं, उस जलील को शादी की तकरीबात पर हमला करना अच्छा लगता है। उसने मेरे बेटे बौरान की शादी को खून की होली में तब्दील कर दिया था और उसने अब्दुर्रहमान गाजी को शहीद कर दिया। गुंदूज कहते हैं, ये काफिर सिर्फ शादी से आते हुए ख़वातीन और बच्चों पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी घोड़े पर सवार होकर काई कबीले के करीब आता है तो काई सिपाही उसे रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कहाँ से आ रहे हो? आदमी कहता है, मैं जर्मियान की सरजमीन से आया हूँ। इसी दौरान गुप्तोग वहाँ आता है और उस आदमी से पूछता है, क्या तुम एलची हो? आदमी कहता है, नहीं, मैं उस्मान गाजी के झंडे तले जंग करने के लिए आया हूँ। वो शख्स अपने घोड़े से नीचे आकर गुप्तोग से कहता है, मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ लोग 2 मार्च की जंग के बारे में बात करते हैं। गुप्तोग कहता है, ये एक अजीम जंग थी, उस्मान साहिब के बड़े भाई साउची साहिब उस जंग में शहीद हो गए। आदमी अपने सीने पर हाथ रखता है और कहता है, ताज़ियत कबूल फरमाएं, जितनी बड़ी फतह होती है उतनी ही बड़ी कीमत होती है। गुप्तोग उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, उस्मान साहिब से पूछते हैं, देखते हैं कि वो तुम्हारे संग लड़ना चाहते हैं कि नहीं। इसके बाद गुप्तोग अपने सिपाहियों से कहता है, इसकी तलवारें ले लो। कई सिपाही आगे बढ़कर उससे उसके हथियार छीन लेते हैं। इसके बाद गुप्तोग उसे लेकर अंदर की तरफ चला जाता है। सरदारी खेमे के अंदर उस्ताद दाऊद कहते हैं, उस्मान साहिब, अगर आप चाहें तो हम शादी के बाद काफिले तैयार कर सकते हैं। गुंदूज कहते हैं, हमें 2 मार्च के अलावा भी घास के मैदान तलाश करने होंगे, हमारा कबीला बड़ा हो रहा है और हमारे मवेशी भी बढ़ रहे हैं। उस्मान अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहते हैं, दरियाए सक्रिया के किनारे हर इंच ज़मीन बजंतीनियों से ले ली जाएगी, यहाँ तक कि अगर खुश्क साली भी हो जाए तो सक्रिया दरिया हमारे लोगों और जानवरों को पानी मुहैया करेगा। कुछ देर बाद गुप्तोग अंदर आकर कहता है, हजूर, जर्मियान सरजमीन से एक सिपाही आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। उस्मान कहते हैं, उसे अंदर लाओ। इसके बाद वो सिपाही अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो आदमी कहता है, मैं जर्मियान सरजमीनों से आ रहा हूँ। उस्मान पूछते हैं, मुझे बताओ तुम्हारे आने की क्या वजह है? आदमी कहता है, मैं काराइली ओस्लो साहिब का बेटा हूँ, लेकिन मैं आपके झंडे तले जिहाद करना चाहता हूँ। उस्मान कहते हैं, हमारा हुक्म हो सकता है तुम्हारे लिए भारी हो सरदार के बेटे, हमारा रास्ता कठिन है और हमारा काम बहुत मुश्किल है। वो आदमी कहता है, एनातोलिया में एक तुर्क सरजमीन पर दूसरे तुर्कों की नज़र है, तुर्कों की तलवार तुर्कों को काट रही है, मरने वाले भी मुसलमान और मारने वाले भी मुसलमान हैं, मजीद ये कि वो सरजमीन भी मुसलमानों ही की है। आदमी कहता है, आपने जिहाद की तलवार उठाई है हजूर, आप काफरों के साथ जंग कर रहे हैं। उस्मान कहते हैं, तुम जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन काफरों की सरहदें अंदरूनी शहर से मुख्तलिफ हैं, उन सरजमीनों में मेरे दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन हैं, मेरे ख्याल में आपको इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। आदमी कहता है, मुझे अपने झंडे तले दुश्मनों में कमी और दोस्तों में इजाफा करने में मदद करने दें, मैं अजीम मकसद के लिए अपनी जान पेश करने आया हूँ हजूर। उस्मान पूछते हैं, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आदमी कहता है, मेरा नाम तौरान सिपाही है हजूर, मैंने सुना है कि आपकी शादी हो रही है, अगर आप कबूल फरमाएं तो मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। इसके बाद गुप्तोग सिपाही को आवाज़ देता है तो सिपाही तोहफा ले आता है। गुप्तोग तोहफे में दी गई तलवार उस्मान को पकड़ा देते हैं तो उस्मान उस तलवार को बाहर निकाल कर उसका जायज़ा लेने लगते हैं। उस्मान उस्ताद दाऊद से पूछते हैं, उस्ताद दाऊद क्या ख्याल है? उस्ताद दाऊद कहते हैं, लगता है कि ये किसी माहिर हाथों से बनी है हजूर। उस्मान तौरान सिपाही से पूछते हैं, ये किसने बनाई है? तौरान सिपाही कहता है, ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है हजूर, यहाँ तक कि इसकी सजावटी तराश भी मैंने खुद अपने हाथों से की है, ये शाम की स्टील से बनी है। उस्मान तौरान सिपाही का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर गुप्तोग से कहते हैं, तौरान सिपाही थक गया होगा, इनका ख्याल रखो। इसके बाद गुप्तोग तौरान को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद उस्मान गुंदूज से कहते हैं, भाई इस तौरान सिपाही पर नज़र रखें, हो सकता है कि ये मेरे दरमियान में मौजूद दुश्मनों का जासूस हो। गुंदूज रुकते हुए कहता है, आप फिक्र मत करें हजूर,
इसके बाद गुंदूज और उस्ताद दाऊद इजाज़त लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बामसी साहब उठकर उस्मान के सामने आते हैं और कहते हैं, उस्मान, ये बहादुर मेरी आंखों को अच्छा लगा। गाजी आपके झंडे तले जमा हो रहे हैं और इसमें कोई शुबा नहीं है। बामसी साहब उस्मान से कहते हैं, आपके सिपाही बढ़ रहे हैं और मेरे बाद हमारा पागल लड़का जारकुताई मेरी जगह ले लेगा। उस्मान कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह बामसी साहब, ऐसा मत कहें। उस्मान खड़े हो जाते हैं और बामसी साहब को दिलासा देते हुए कहते हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके बाद बामसी साहब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला अपने सर से बाल उतारने में मसरूफ़ था। इसी दौरान तोगाई वहाँ आता है और निकोला से कहता है, अब टैक्स नहीं बल्कि सर इकट्ठे करने का वक्त है। निकोला कहता है, तुम्हें अब तक हमला कर देना चाहिए था, मगर तुम्हें किस चीज़ ने रोक कर रखा हुआ है। तोगाई कहता है, तोगाई ने अपनी रूहों को आज़ाद कर दिया। मैं हमले के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। निकोला कहता है, सलाम है उस अजीम जंगजू पर जिसने अपनी रूह को आज़ाद कर दिया। फिर निकोला तोगाई से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तोगाई निकोला से कहता है, तुमने उमर साहब को धोखा दिया जिससे वो उस्मान का ताबेदार बन गया। अब अगर तुम चाहते हो कि गिहातू के साथ तुम्हारी दोस्ती जारी रहे तो फिर वक्त आने पर तुम मुझे फ़ौजी फराहम करोगे। निकोला कहता है, मगर गवर्नरों से तुम जो टैक्स वसूल करोगे उसका क्या होगा। तोगाई कहता है, खून में रंगा हुआ सोना और उनके रेवड़ गिहातू के लिए काफ़ी हैं, और जहाँ तक तुम्हारी और तुम्हारे गवर्नरों की बात है, अब तुम लोगों का टैक्स तुर्क अदा करेंगे। निकोला कहता है, मैं देख रहा हूँ कि काली रूहें हमारी तकदीर को एक साथ लिख रही हैं। तोगाई कहता है, उस्मान की मौत का वक्त आ गया है। निकोला कहता है, मगर तुमने कहा कि तुम सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए हमें उस्मान की शादी की तकरीब को जनाजे में बदल देना चाहिए। मगर तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं होगा तोगाई, मगर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उस्मान उमर बे की बेटी से शादी कर रहे हैं और वो ऐसा हम दोनों को मारने के लिए कर रहा है। वो अपने इत्तेहादियों की तादाद बढ़ा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं तोगाई, तुमने ठीक वक्त पर ठीक फ़ैसला किया है। शादी की तकरीब पर हमले से ये ना ख़त्म होने वाला खेल ख़त्म हो जाएगा। तोगाई कहता है, उस्मान शादी की तकरीब में बहुत मोहतात रहेगा, हमें किसी बेहतर मौके का इंतज़ार करना चाहिए। तोगाई निकोला को हुक्म देते हुए कहता है, तुम अपनी फ़ौजियों को तैयार करो और मेरे पैगाम का इंतज़ार करो, मैं कोई और बेहतर मौका तलाश करूँगा। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।